गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लास्ट पार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 एयर यानी वायु यानी हवा। तो हम पढ़ेंगे साइक्लोन के बारे में। अब साइक्लोन क्या होता है कि मतलब विंड स्पीड जो है इसमें काफी ज्यादा बढ़ जाती है और साथ साथ में रेनफॉल भी होती है जिसकी वजह से फ्लड लाइक कंडीशंस आ जाते हैं। तो जैसे ओडिशा में हर साल मतलब हर 2 साल में साइक्लोन जो है हिट करते हैं। तो यहाँ पे 17-18 अक्टूबर 1999 में जो साइक्लोन आया था उसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। Odisha, located on the eastern sea coast of India, is prone to cyclones that originate in the Bay of Bengal. तो बे ऑफ बंगाल में जो भी साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं वो ज्यादातर कहाँ हिट करते हैं? ओडिशा स्टेट में। On 17-18 October 1999, cyclone hit 5 districts of the state. Another super cyclone occurred on the 29th October 1999 that devastated large portions of the state. ओके तो ये जो यहाँ पे 1999 में जो साइक्लोन हिट किया था उड़ीसा में उसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। इस टॉपिक के अंदर तुम लोगों को लिखना कुछ नहीं है, ओके, बिकॉज ये साइड में अलग से टॉपिक दिया है एनसीईआरटी में बॉक्स बना के। इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो नोट्स में ये लिखना नहीं है। साइक्लोन टॉपिक में हम जो भी पढ़ेंगे, क्लियर। The cyclone originated as a depression in the Gulf of Thailand near east of Port Blair on 25th October 1999 and gradually moved in the north-westward direction. North-westward direction यानी ये नॉर्थ और वेस्ट के जो बीच वाली जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्टवर्ड। It intensified into a supercyclone and hit the area between Irasama and Balikuda in Odisha on 29th October at 10:30 am. तो ये डिटेल दी है कि कौन से डेट को कौन सी जगह इस साइक्लोन ने हिट किया था। आगे देखते हैं इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स रहे थे। The damages caused were mainly due to three factors: wind velocity, rain and tidal surge। तो ये तीन फैक्टर्स होते हैं। जब साइक्लोन आता है तो विंड वेलोसिटी एकदम बढ़ जाती है, साथ साथ में रेनफॉल होती है और जो ओशन की सी वेव्स जो है वो कोस्टल एरियाज को डैमेज कर देती है। The winds of up to 260 किलोमीटर पर आवर lasted for over 36 hours। देखो विंड की स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर, 36 आवर्स यानी मान लो कि 1.5 दिन तक, 24 आवर्स यानी पूरा कंप्लीट डे होता है। तो ऑलमोस्ट 1.5 डे तक ये विंड स्पीड रही थी। दिस हाई वेलोसिटी विंड्स uprooted trees and damaged the कच्चा हाउसेस। जो कच्चे मकान थे वो तो पूरे डैमेज हो जाते हैं और साथ में ट्रीज भी अप्रूट हो जाते हैं। ट्रीज अप्रूट हो जाना यानी जड़ से उखड़ जाना, गिर जाना। Rooftops of several industrial sheds and other houses were also blown away। जो इंडस्ट्रियल शेड्स होते हैं ना उनकी रूफ टॉप, अगर रूफ टॉप्स की बात करें तो वैसे पतरे के रूफ होते हैं उनके, ठीक है। तो जब विंड स्पीड इतनी ज्यादा होती है तो वो पतरे उखड़ के गिर जाते हैं, दूर चले जाते हैं ऐसा। तो रूफ टॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्रीज डैमेज्ड, पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन स्नैप्ड कंप्लीटली, क्योंकि इनके जो टावर्स वगैरह होते हैं टावर्स गिर जाते हैं तो पावर सप्लाई वगैरह सब बंद हो जाता है। देख सकते हैं पिक्चर में, जैसे देखो ट्रक का ट्रक उल्टा पुल्टा हो गया है और इस इमेज में देख सकते हो यहाँ पे जैसे ये टावर गिर चुका है, ओके। ट्रीज गिर रहे हैं, फिर यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशंस आ जाती है। तो काफी ज्यादा खराब परिस्थिति हो जाती है स्टेट के अंदर जब वहां पे साइक्लोन हिट करता है। और उड़ीसा तो मतलब इट इज वेरी प्रोन टू साइक्लोन्स। हर 2 साल में एक ना एक साइक्लोन तो वहां हिट करता ही है। Heavy rain occurred under the influence of the cyclone for 3 days continuously. This rain led to flooding in the major rivers of Odisha. The cyclonic winds caused tidal waves that swept 20 kilometers inland and brought massive destruction of the coastal areas. The 7 to 10 meter high tidal wave intruded suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops। तो देखो हैवी रेन होती है तो क्या होगा कि वहाँ की जो उड़ीसा के अंदर जो रिवर्स है वहाँ पे ज्यादा वाटर आ जाएगा और फ्लड लाइक कंडीशंस जनरेट हो जाएंगे। और ये विंड्स की वजह से जो है सी वेव्स जो होती है ना, टाइडल वेव्स, ओके, समुद्र की लहरें, वो भी मतलब ओशन कोस्टल एरिया से मतलब यहाँ पे जैसे कि बताया 20 किलोमीटर अंदर तक आ गई थी, ओके। तो 20 किलोमीटर अंदर तक आके पूरा वो एरिया पूरा स्वेप्ट कर दिया और वहाँ पे जो भी स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स वगैरह थी उसको भी डैमेज कर दिया। और जैसे कि टाइडल वेव्स की हाइट बताइए 7 to 10 मीटर, ओके। 7 to 10 मीटर जितनी हाइट की टाइडल वेव्स जब स्ट्राइक करती है तो ऑब्वियसली कोस्टल एरियाज में जितनी भी चीजें होगी सारी की सारी डैमेज हो जाएगी। और जो पैडी क्रॉप्स यानी क्या होता है कि ये जो राइस की जो फसल फसल होती है ना, राइस की जो फसल चावल की, उसे हम पैडी क्रॉप कहते हैं, ठीक है। उसकी फसल को पैडी कहा जाता है, फिर वो उसमें से जब राइस के दाने निकलते तो हम उसको राइस कहते हैं। जबकि वीट के केस में ऐसा नहीं होता है। वीट की जो फसल होती है उसे हम वीट ही कहते हैं, उसका कोई अलग नाम नहीं है।
जहाँ इमेज में देख सकते हो सारी पैडी जो क्रॉप है वो पूरी की पूरी गिर गई है, मतलब अब ये ग्रो नहीं करेगी। ओके, तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हमारा आखिरी टॉपिक जो कि है मॉइस्चर। ओके, साइक्लोन के केस में मैंने जैसे बताया था कुछ भी लिखना नहीं था तुम लोगों को, खाली समझना था। अब मॉइस्चर टॉपिक में तुम लोग नोट्स लिखोगे। ओके, सो मॉइस्चर क्या होता है? व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर। देखा ही होगा जब हम पानी उबालते हैं गैस पे, ओके, तो उसमें से वेपर्स निकलते हैं। ठंडी के टाइम पे गर्म पानी से नहाते हो, ओके, तो उसमें से भी तुम अगर ऑब्जर्व करो तो वेपर्स निकलते हैं वाटर में, अगर ज्यादा गर्म किया तो वेपर्स निकलने लगते हैं। ओके, तो जब वाटर इवेपोरेट होता है, ओके, फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, वाटर इवेपोरेट क्यों होता है लैंड से? बिकॉज पूरे दिन सन की गर्मी जो है जमीन पे गिरती है। ओके, तो वहां पे जमीन पे या फिर समुद्र के ऊपर जहाँ पे भी वाटर अवेलेबल होता है वहां पे वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है और वाटर वेपर राइज करते हैं। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ओके, मॉइस्चर इन द एयर, हवा में अगर पानी की मात्रा है, ओके, पानी की मात्रा यानी हवा अगर नमी, पानी की नमी जो हम बोलते हैं, ओके, उसी को कहा जाता है ह्यूमिडिटी। तो जैसे कि इमेज में देख सकते हैं जब ह्यूमिड एयर होती है ना तो थोड़ा आगे देख पाना मुश्किल हो जाता है। ओके, दूर तक नहीं दिखता है इस केस में। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट एज ह्यूमिड डे। जब हवा में पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो हम उसे कहते हैं ह्यूमिड डे। As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor rise increases and so it becomes more and more humid. तो एयर जैसे जैसे गर्म होती है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है वाटर वेपर होल्ड करने की, और इसीलिए वो एयर जो है ज्यादा से ज्यादा ह्यूमिड बनते जाती है। On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, और जैसे मुंबई वगैरह एरिया की बात करो ना तो मुंबई में ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ओके, क्योंकि वहां पे तुम जाओगे ना तो तुम गर्मी सहन नहीं कर पाओगे, तुम्हारा बॉडी पूरा मतलब स्वेटिंग स्वेटिंग हो जाएगा और जल्दी वो पसीना सूखता भी नहीं है। ओके, तो इससे पूरा दिन ऐसा वेरी अनकंफर्टेबल गुजरता है। तो मुंबई एरिया बिकॉज वहाँ पे समुद्र है, ओके, तो उसकी वजह से मुंबई एरिया में काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग, और ये हमें पता है जब वाटर वेपर राइज करता है धीरे धीरे ऊपर जाता है तो वो धीरे धीरे कूल होना स्टार्ट करता है, फिर कूल होके वो ऊपर जाके बादल बन जाता है। ओके, द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो जब वाटर वेपर राइज करता है, ओके, आसमान में, तो ऊपर जाके धीरे धीरे वो कंडेंस होता है। कंडेंस होता है यानी ठंडा होता है और फिर वहां पे वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। देखो, पानी को गर्म करोगे तो वेपर बनेगा, और वेपर को ठंडा करोगे तो फिर से पानी बनेगा। क्लियर ये बात? तो पानी जब गर्म होता है तो वेपर बनता है, वो ऊपर राइज करता है, और ऊपर जाके आसमान में जब वेपर फिर से ठंडा हो जाता है तो वो क्या बनाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स बनाता है वहां पे। ओके, और ये कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है उसी को हम क्या नाम से पहचानते हैं? क्लाउड्स। क्लाउड्स आर जस्ट masses ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। तो आई बात समझ में? जो वाटर ड्रॉपलेट्स का पूरा जो ग्रुप, जो पूरा मास हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लाउड्स कहते हैं। When these droplets of water become too heavy to float in air, they come down as precipitation. तो जब ये ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होते हैं, कलेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इनका वेट जो है वो बढ़ जाता है। इट बिकम्स टू हैवी कि वो एयर में फ्लोट कर सके, और इसी की वजह से वो फिर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म पे अर्थ के ऊपर फॉल करते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर रेन, स्नो, स्लिट एंड हेल। तो प्रेसिपिटेशंस के क्या क्या फॉर्म हो गए हैं? टोटल 4 फॉर्म है: रेन, स्नो, स्लिट एंड हेल। प्रेसिपिटेशन यानी जो वाटर ड्रॉपलेट जो कि आसमान में है वो वापस जमीन पे गिरेंगे। तो वो 4 तरीके से गिरते हैं, या तो रेनफॉल के फॉर्म में, सिंपल जो बारिश होती है, ओके, दूसरा स्नोफॉल के फॉर्म में, ओके, जैसे माउंटेन रीजन्स, हिमालयाज वगैरह वहां पे स्नोफॉल होती है। तो ये दोनों चीजें सभी को पता है, रेनफॉल एंड स्नोफॉल। ओके, तीसरा और चौथा जो फॉर्म है वो है स्लीट और हेल। तो इसमें क्या होता है? बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो डायरेक्टली गिरते हैं। ओके, जैसे कि हेल्स के केस में तो जैसे कि ये जो बॉल, जो नॉर्मल टेनिस बॉल होती है ना, उसके शेप के बर्फ के टुकड़े डायरेक्टली गिरते हैं, उसे हम नॉर्मली कहते हैं ओले। ओके, हिंदी में तो ओले गिरते हैं बर्फ के। तो ये बॉल, टेनिस बॉल शेप बर्फ के जो टुकड़े गिरते हैं उसी को हम बोलते हैं हेल। और उससे छोटी साइज के जो होते हैं वो होता है स्लिट। और रेन और स्नो तो पता है सभी को।
तो स्लीट अगर देखेंगे तो ये साइज के जो बर्फ के टुकड़े गिरते हैं इसी को हम कहते हैं स्लीट। क्लियर। और उससे बड़े साइज के अगर हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाता है हेल। क्लियर। स्लीट एंड हेल। नेक्स्ट, जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। देखा होगा कभी कभी आसमान में सवेरे सवेरे, तो जो नॉर्मल एरोप्लेन है वो नहीं, लेकिन जो जेट प्लेन्स होते हैं जो कि हाई स्पीड पे हाई एल्टीट्यूड पे जो उड़ते हैं, ओके, उनके पीछे एक वाइट ट्रेल देखा होगा, वाइट कलर का। ओके, तो ये क्यों बनता है? द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजिन्स कंडेंसेस। तो इंजन में जो मॉइस्चर होता है, ओके, वो कंडेंस होता है वहां पे, और कंडेंस होता है इसलिए वो इस तरीके से व्हाइट दिखता है। जैसे बादल भी अगर हम बोले आसमान में बादल कैसे दिखते हैं, व्हाइट कलर के दिखते हैं ना, अलग से ब्लू आसमान में पूरा व्हाइट व्हाइट बादल दिखते हैं, सेम उसी तरीके से। वी सी ट्रायल्स ऑफ दिस कंडेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। तो ये थोड़े टाइम तक दिखते हैं हमें, ओके, जब एरोप्लेन वहां से पास हो जाता है, जेट प्लेन, थोड़े टाइम तक दिखते हैं, फिर धीरे धीरे ये वहां से वैनिश हो जाते हैं। क्यों? कि जैसे वहां पे धीरे धीरे एयर मूवमेंट स्टार्ट होता है तो फिर वो वहां से वैनिश हो जाते हैं, और अगर एयर मूवमेंट नहीं है तो ये काफी लंबे टाइम तक हमें दिखते हैं। Precipitation that comes down to earth in liquid form is called rain. Okay, ये पता है हमें, जो liquid form में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? Rainfall कहते हैं। Most of the groundwater comes from rainwater. Plants help preserve water. तो ground water यानी जो जमीन के नीचे जो पानी है ना, वो उसको कौन रिफिल करता है वापस? जैसे हम बोरिंग वगैरह खोदते हैं, उसमें से ट्यूबवेल्स वगैरह निकालते हैं, तो हम ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। ओके, खेती में, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, डायरेक्ट हम पानी पीने के लिए कंज्यूम उसको यूज करते हैं। तो उसको रिफिल कौन करता है? उसको रिफिल करता है रेन वाटर। जब बारिश होती है तो ग्राउंड वाटर जो है वो फिर से रिफिल होता है। ओके, और प्लांट्स भी हेल्प करते हैं वाटर को प्रिजर्व करने में। When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. अगर माउंटेन रीजन्स के अगर हम ट्रीज को कट कर दे तो क्या होगा? जो वाटर, रेन वाटर जो वहां पे गिरेगा, वो माउंटेन से सीधा बह के नीचे आ जाएगा, और माउंटेन के फुट हिल्स, फुट पे जो भी छोटे छोटे जो लो लाइंग एरियाज है वहां पे फ्लड आ जाएगा। ठीक है, फ्लड आ जाने में काफी ज्यादा अमाउंट में वाटर आ जाना, ओके, पानी आ जाना ज्यादा क्वांटिटी में। तो अगर माउंटेन्स पे अगर इसी की जगह हम ट्रीज अगर कट ना करें तो क्या होगा? वो ट्रीज की वजह से पानी जो है माउंटेन की सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होगा। ओके, क्योंकि वाटर वहां रुकेगा, होल्ड करेगा, और वाटर होल्ड ही नहीं करता तो सीधा बह के नीचे आ जाता है। ओके, तो ट्रीज कट नहीं करने चाहिए। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि प्लांट्स ऑल्सो हेल्प टू प्रिजर्व वाटर। On the basis of mechanism, there are three types of rainfall: conventional rainfall, orographic rainfall and cyclonic rainfall. तो रेनफॉल के जो मैकेनिज्म है उसके बेसिस पे तीन टाइप की रेनफॉल होती है। अब तीनों क्या होता है ये देखो। सबसे पहला यहाँ पे देखो, साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल कब होता है? जब वार्म एयर एंड कोल्ड एयर एक दूसरे के साथ जब मर्ज होती है। ओके, वार्म एयर राइज करती है और कोल्ड एयर के साथ जब वो मर्ज होती है तो वो ऊपर क्लाउड क्रिएट करती है। ओके, बादल बनता है, और वही फिर कंडेंस होके फटाफट से बारिश हो जाती है। ओके, इसको बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। और उसी की जगह कन्वेंशनल रेनफॉल में क्या होता है? सूरज की गर्मी की वजह से लैंड हीट अप होता है, ओके, और वार्म एयर राइज होती है। वार्म एयर ऊपर राइज होके फिर वो ऊपर जाके क्लाउड फॉर्म करती है और फिर रेनफॉल होता है। ओके, तो कन्वेंशनल रेनफॉल में सन की लाइट की वजह से, सनरेज की वजह से लैंड हीट होता है और जो वार्म एयर है वो ऊपर राइज करती है। ओके, और साइक्लोनिक रेनफॉल में वार्म एयर एंड कोल्ड एयर मिक्स करती है। ओके, देन ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी क्या होता है? ओरोग्राफिक रेनफॉल एक्चुअली होता है जो माउंटेन्स होते हैं, ओके, वो रीजन में। तो जो ऑलरेडी जो क्लाउड होता है, ओके, जब वो विंड की वजह से इस डायरेक्शन में मूव करता है तो माउंटेन की वजह से क्लाउड उसके आगे नहीं जा पाता, वहीं पे होल्ड कर देता है। ओके, जिस डायरेक्शन से विंड आई है, ओके, वहीं पे होल्ड कर देता है, वो बादल उसके आगे इस तरफ नहीं जा पाता। तो माउंटेन के एक ही तरफ पूरा रेनफॉल वहां पे हो जाता है। ओके, दूसरी तरफ तो बिल्कुल रेनफॉल नहीं होता, और खाली एक ही तरफ पूरा रेनफॉल हो जाता है। इसी को कहा जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओके, माउंटेन जो है वो क्लाउड को ऑब्स्ट्रक्ट करता है आगे जाने से। क्लियर, तो इसलिए एक ही साइड पूरा रेनफॉल हो जाता है, इसी को कहा जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ऐसे तो हमें इन तीनों का एक्सप्लेनेशन देना नहीं रहता है, खाली हमें यह जानना रहता है कि तीन टाइप के रेनफॉल होते हैं: कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक।
और तीनों के डायग्राम तुम याद रख सकते हो। ओके, rainfall is very important for the survival of plants and animals. It brings fresh water to the earth surface. Okay, rainfall बहुत ही जरूरी है प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए, बिकॉज जो रेन वाटर डायरेक्टली फॉल करता है इट इज द फ्रेश वाटर, उसको हम डायरेक्टली पी भी सकते हैं। ओके, if rainfall is less, water scarcity and drought occur. On the other hand, if it is more, floods take place. तो रेनफॉल अगर बहुत ही कम है तो क्या होगा, ड्रॉट लाइक कंडीशंस आ जाएंगे, सूखा पड़ जाएगा। ओके, बारिश बिल्कुल नहीं है तो जमीन पूरी सूखी पड़ जाएंगी, वहां पे क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे जमीन के ऊपर। ओके, और वही ऑन द अदर हैंड अगर रेनफॉल कुछ ज्यादा ही है तो क्या होगा, सिटी के अंदर फ्लड्स आ जाएंगे। ओके, मतलब पानी बह के कहीं जान एग्जिट है ही नहीं, और इनकमिंग काफी ज्यादा है। ओके, वाटर रेनफॉल काफी ज्यादा है और वो पानी का एग्जिट कोई है ही नहीं, तो वहां पे क्या होगा, फ्लड लाइक कंडीशंस जो है अकर होते हैं। ओके, नॉर्मली ये सिटी एरियाज में ही फ्लड लाइक कंडीशंस ज्यादा आते हैं। क्लियर? तो हमारा ये आखिरी टॉपिक था, यहाँ पे हमारा चैप्टर भी खत्म और ये टॉपिक भी खत्म।